हाँ, ये दो चीजें हैं, एक तो अंदर का तापमान जो हमें अंदर जाने से रोकता है, और दूसरा अंदर की जो डेंसिटी है, घनत्व। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हार्ड बना हुआ होना, बहुत ज्यादा रिजिड बना हुआ होना। वहां पर यहाँ पर रुशल मारू भी आ चुके हैं और अपेक्स भी यहाँ क्लास के साथ जुड़े थे। क्लास आप तक लाइव पहुंचना शुरू हो गई क्या, एक बार मुझे बताइए। क्लास आप तक पहुंच रही है या नहीं अभी तक? हाँ, अब जो है क्लास का लाइव स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग क्लास को अभी देखना शुरू किए हैं, मैं आपको बता दूं कि क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर अभी चल नहीं पाई थी, क्योंकि जो स्टार्ट होता है यूट्यूब के ऊपर वो थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन मैं लगातार क्लास यहाँ ले रहा हूँ। एक बार ब्रीफ में आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या मैंने अब तक बताया है। जो भी लोग लाइव आ रहे हैं सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। यहाँ पर रितेश शर्मा या रोहित शर्मा भी आ चुके हैं, और हर्ष भी यहाँ पर हैं। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आज ज्योग्राफी में अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। मैंने अभी यहाँ पर स्टार्ट किया कि हमारी अर्थ के इंटरनली अगर हम देखें तो हमें अगर सेंटर तक जाना हो तो 6371 का डेप्थ यानी गड्ढा खोदना होगा, डिग करना होगा, तब हम अर्थ के सेंटर तक पहुंच सकते हैं। 6371 किलोमीटर। अभिषेक यादव भी यहाँ आ चुके हैं, आपको भी, और देवेंद्र पांडे या देवानंद पांडे, ओके, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। ठीक है, तो अखिलेश, ओके, अभिषेक हैं, अखिलेश हैं, बहुत छोटा लिखा हुआ है, अभिषेक, ओके, ठीक है। तो क्यों और कैसे, क्यों नहीं जा सकते हम अर्थ के सेंटर तक, क्या हमें रोकता है? तो मैं ये चीज बता रहा था आपको कि हमारी अर्थ के अंदर का एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताया जाता है जब हम सेंटर में जाएं। और दूसरी चीज़, अर्थ हैज़ वेरी हाई डेंसिटी इंटरनली। हमारी पृथ्वी के अंदर की जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं। और कौन आज तक सबसे ज़्यादा डीप में गया है, सबसे ज़्यादा गहराई तक कौन गया है आज तक? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा डीप गया है आज तक रशिया। उसने 12 किलोमीटर का डिग किया है, 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा है, और वो कहां पर? आर्कटिक ओशन में, कोला पेनिनसुला के पास में, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए। यानी कोला प्रायद्वीप है, आर्कटिक ओशन में, ठंडक है वहां पर, तो उसने मौका देखकर कि यहां पर शायद ज्यादा गड्ढा किया जा सकता है। प्रतीक चतुर्वेदी, आपको भी नमस्कार। अपेक्ष, हाय हेलो, आप तो पहले से ही हैं। कल्पना जो है वो भी आ चुकी हैं, और प्रद्युम्न भी आ चुके हैं, और प्रतीक चतुर्वेदी एनडीए लेगेसी भी हैं यहाँ पर, और आस्था गुलिया भी हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। ठीक है, तो टॉपिक आप सबने देख लिया होगा, हम इंटरनल अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए किसने हमें बताया, कौन ऐसा है जो हमें इंटरनल अर्थ की जानकारी दे सकता है। तो देखिए कुछ सोर्सेज मैं आपको बताता हूं। एक तो हमें पता चलता है जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे, वॉल्केनिक जो लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है ज्वालामुखी से, वो हमें बताता है कि अर्थ इज वेरी हॉट इंटरनली। पृथ्वी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि लावा का मतलब ही होता है, और लावा और मैग्मा का मतलब मॉल्टेन रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें। जब चट्टान पिघली हुई होती हैं तो टेम्परेचर चाहिए कम से कम 1000, 1200 या 13, 14, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी 1000, 1200, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो चट्टान पिघलती है। तो इसका मतलब अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो एक तो हमें इंफॉर्मेशन देता है वॉल्केनिक इरप्शन। इसके अलावा लगातार जब हमने जो माइनिंग की, माइंस जो होती हैं हमारी खदानें, वो 3, 4, 5 किलोमीटर अंदर तक होती हैं। अब खदान के अंदर जाते हैं तब भी हमें टेम्परेचर फील होता है, यानी जो तापमान है वो हमें एक्स्ट्रा महसूस होता है। तो ये भी हमें बताती हैं कि इंटरनली द अर्थ इज वेरी हॉट, यानी पृथ्वी हमारी अंदर से बहुत ही गर्म है। तुषार, आप भी आ चुके हैं, ठीक है, और उदय चौधरी भी यहां क्लास के साथ आ चुके हैं, और सिद्धू साहब भी यहां क्लास के साथ हैं। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, और कई सारे कुएं हमने खोदे हैं, लेकिन अगर कभी भी हमारी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाउ कैन वी नो अबाउट द इंटरनल अर्थ वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी श्योरली, एंड व्हाट इज द ऑथेंटिक सोर्स दैट कैन टेल अस अबाउट द इंटरनल अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के आंतरिक स्थिति के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी, सबसे एकदम ठोस जानकारी कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो अर्थ के अक्रॉस ट्रैवल करता है,
हमारी पृथ्वी के आर पार जो यात्रा करता है वही हमें ये जानकारी दे सकता है। और वो कौन कौन चलता है, हमारी अर्थ के अंदर से कौन निकलता है, वो निकलता है अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, तो हम इंटरनल अर्थ की अगर स्टडी करना चाहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स के बारे में जानना होगा, भूकंपीय तरंगों के बारे में जानना होगा। अगर हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो हम सच में इंटरनल अर्थ के बारे में नहीं जान पाएंगे। मुरारी कुमार और दीपक, आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम यहां पर इन सारे टॉपिक्स में से चर्चा करने वाले हैं सीस्मिक वेव्स के बारे में, या फिर कहें तो अर्थक्वेक। तो सबसे पहले इंटरनल अर्थ स्ट्रक्चर से पहले हमें जानना होगा अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स यानी भूकंप। अब ये भूकंप कौन कौन से कारण से आते हैं और क्या होते हैं? अगर अर्थक्वेक की एक डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है, तो ये तो आप सब लोग जानते हैं। सडन शेकिंग इन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द अर्थक्वेक। यानी अगर हमारी पृथ्वी में अचानक कंपन होना शुरू हो जाता है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक किन किन कारणों से आता है और इनकी वेव्स क्या होती हैं, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, आइए जरा मैं आपको बता दूं। अर्थक्वेक के जो कारण होते हैं उनमें पहला कारण होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी। अब ये प्लेट क्या है और प्लेट विवर्तनिकी क्या है, वो आज की क्लास में ही हम चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले ही पेज के ऊपर आपको बता चुका हूं कि आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी बात करेंगे, ये होता क्या है। लेकिन पहले यहां पर थोड़ा सा समझिए, हमारी अर्थ पहले अंदर से लिक्विड थी, बाद में बाहर से सॉलिड हुई, आउटर मोस्ट लेयर बना, सबसे बाहर वाली परत बनी जिसको हम क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, इंटरनल अर्थ की बात करने वाले हैं पूरी। फिलहाल मैं अर्थक्वेक को समझते हैं, अर्थक्वेक वेव्स को, और फिर चलेंगे अर्थ के अंदर, और फिर हम बाहर आएंगे वापस अर्थ के सरफेस पे, और हम देखेंगे अर्थ का जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब बाहर वाला जो हमारा क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट वॉज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स, सम पीसेज। तो हमारी पृथ्वी का सबसे बाहर वाला जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है वो कई सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था। और अर्ली एज में हमारी अर्थ अंदर से लिक्विड थी, मोल्टेन थी, पिघली हुई थी, लावा थी, मैग्मा थी, गर्मा गर्म। तो उस मैग्मा के ऊपर का जो क्रस्ट था सॉलिड, वो कई बार ब्रेक हुआ, टूटा, और उसने मूवमेंट किया, चला। उसी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। वो प्लेट्स आपस में टकराई, अलग हुई, और आज भी हमारा क्रस्ट जो है दैट इज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स, और उनमें अब भी कुछ मूवमेंट होता है, अब भी उसमें कुछ चलन होता है। आदित्य प्रतीक कह रहे हैं लास्ट क्लास से कंटिन्यू नहीं हो रहा। लास्ट क्लास में हमारी एपेक्स कह रहे हैं सर, लास्ट क्लास दीपक कह रहे हैं। लास्ट क्लास जो आपकी हुई थी वो क्लास में हुई थी, मुझे नहीं पता आज आप क्लास देख रहे हैं या नहीं, आज मुझे नहीं पता था। मुझे तो ये कहा गया कि पहला डेमो क्लास है, कोई बात नहीं, उस चैप्टर को भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। आज का चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है तो इस चैप्टर को देख लेते हैं, उसको भी कंटिन्यू करके एंड करेंगे, डोंट वरी। और मैं फिजिकल क्लासेज लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, वहीं आऊंगा मुखर्जी नगर, और अगर वहां नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, मैं यहां से क्लास लूंगा और आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। यू नीड नॉट टू वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे सारे टॉपिक्स कवर होंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, मैं बहुत देर हो चुकी है क्लास चलते हुए, तकरीबन 26 मिनट हो गई, 25 मिनट मुझे यहाँ क्लास में बोलते हुए। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ओके। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, दूसरा कारण जो अर्थक्वेक का बनता है वो होता है कोलैप्स ऑफ माइंस। कोलैप्स ऑफ माइंस, कई बार क्या होता है, खदान ढह जाती है, खदान के ढहने से, बहुत बड़ी बड़ी माइंस होती हैं और वो अंदर हम उसमें वेल कर देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, कैव बना देते हैं, गुफा, और वो ऊपर से टूटकर गिर जाती है, ठीक है। सर टाइड से था, आप कौन सी क्लास से हैं? यूपीएस, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस। अच्छा, आप एनडीए वाले बैच से हैं क्या? सारे के सारे लोग एनडीए वाले बैच से हैं आप? मुझे जरा बताइए एक बार, आप अगर एनडीए वाले बैच से हैं, जिनको मैं वहां मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्लास ये हुई थी। और कितने लोग हैं जो मेरी क्लास में नहीं थे? जरा जल्दी से बताओ मुझे, क्या आप सब लोग मेरी क्लास में थे पिछली क्लास में? मुखर्जी नगर वाले जो मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था एनडीए बैच में, आप उससे हैं?
कितने लोग हैं? आदित्य हैं, हर्ष है, मुरारी हैं, सर एनडीए से हैं, दीपक भी हैं, ओके, हर्ष, याडू रमाई, ओके, ऑलमोस्ट यू आर फ्रॉम देयर दैट एनडीए बैच, ओके राइट। मैंने सोचा बहुत सारे नए वाले स्टूडेंट हैं, रोहित भी उसी से हैं, ओहो, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुरारी भी उसी से हैं। मैं आप सबसे कहता हूं अगली क्लास जो है हमारी उसी के ऊपर रख लेंगे, आप आज चिंता मत करो, अगली क्लास उसी के ऊपर रख लेंगे, ठीक है। कल्पना आपको भी ठीक है, अभिषेक आप भी, राइट राइट, मैं समझ गया, सब लोग उसी बैच से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो आज चैप्टर ले रहा हूं उस चैप्टर को एंड कर देता हूं, आज ही कर लेंगे इसको, सारे टॉपिक जो हैं, फिर अगली क्लास जो होगी ये अलग टॉपिक है, उससे रिलेशन नहीं है, और वो पिछले वाला टॉपिक एंड हो चुका है, तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक से कर लेंगे हम। ओके ठीक है ठीक है ठीक है आदित्य, ओके। अभिषेक वगैरह यहाँ पर आस्था, सब लोग कह रहे हैं कि आप उसी बैच से हैं, आयुष वगैरह, राइट 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 राइट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सभी लोग उसी बैच से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों के मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब आप मैसेज करना रुक जाओ, आज इस टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। कोलैप्स ऑफ माइन यानी खदान के ढह जाने से, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो अर्थक्वेक का और कारण बनता है जैसे लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन, लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन जो होता है, बड़े जलाशयों का निर्माण, बड़े जलाशयों का निर्माण। कई जगह हम रिवर्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम बना देते हैं, और वो जो डैम्स होते हैं वो वहां पर अंदर के जो रॉक्स होते हैं, चट्टान, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से अंदर की रॉक्स टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी कई बार आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आते हैं। और ऐसे अर्थक्वेक्स हमने एक तो देखे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक डैम आया, वो अर्थक्वेक आया किसकी वजह से? टिहरी डैम की वजह से। टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर है, टिहरी बांध, और वो इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, और उसके आसपास अर्थक्वेक आया। इसके अलावा एक कोयना रिवर है, कोयना रिवर या कोयना डैम कह सकते हैं, कोयना डैम, और ये महाराष्ट्र में है, याद रखिए, और इसकी वजह से भी महाराष्ट्र के अंदर एक अर्थक्वेक बहुत जबरदस्त फील हुआ, क्योंकि कोयना डैम भी कोयना रिवर के ऊपर, जो कि एक कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है, तो उसकी वजह से भी वहां पर अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा आप देखते हैं जो रेलवे लाइंस होती हैं, रेलवे पटरियों के आसपास घर कई बार शेक करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है। और अगला कारण बनता है, अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, बम फट जाए, तो वहां पर भी आसपास के घरों की खिड़कियां टूट जाती हैं। इसके अलावा बहुत तेज शेकिंग फील होती है, वाइब्रेशन फील होता है, तो वो भी एक अर्थक्वेक ही है, वो भी एक भूकंप ही है। तो एक कई सारे कारण बनते हैं अर्थक्वेक के। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप मानते हैं कि ये हमारी अर्थ है, इट इज आवर अर्थ, राइट। अब अर्थ के अंदर जहां सबसे पहले रॉक्स ब्रेक होती हैं, चट्टान टूटती हैं, जहां से अर्थक्वेक का सारा एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर, फोकस और हाइपोसेंटर, यानी भूकंप मूल या फिर भूकंप का केंद्र। ऐसा कभी एग्जाम में आ जाएगी, व्हाट इज फोकस अबाउट द अर्थक्वेक, यानी भूकंप के बारे में फोकस या भूकंप मूल से क्या मतलब है। तो आप कहिए, इसकी डेफिनेशन बनेगी ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, origin point of earthquake under the earth surface, under the earth surface is known as focus और hypocenter, यानी धरातल के नीचे भूकंप का उद्गम बिंदु, धरातल के नीचे भूकंप का उद्गम बिंदु, इसे हम कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर।
इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसका सबसे नजदीक वाला बिंदु जो होता है, जहां सरफेस पर सबसे पहले आपको अर्थक्वेक फील होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर। इस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर, यानी अधिकेंद्र, हिंदी में इसे कहेंगे अधिकेंद्र, राइट। अब अधिकेंद्र क्या हुआ? ये हुआ पॉइंट ऑफ सरफेस, पॉइंट ऑफ सरफेस दैट इज ओवर फोकस, भूकंप मूल के ऊपर धरातल का बिंदु, भूकंप मूल के ऊपर धरातल का बिंदु, धरातल का बिंदु, राइट। तो भूकंप मूल के ऊपर जो धरातल का बिंदु होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर, यानी अधिकेंद्र। यहां सबसे पहले अर्थक्वेक फील होता है, सबसे ज्यादा तेज अर्थक्वेक फील होता है, और ये एग्जैक्टली इस फोकस के नजदीक होता है और बिल्कुल ऊपर होता है। ये होता है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। जब भी आप अर्थक्वेक के बारे में सुनते हैं, आप हमेशा सुनते हैं कि इसका एपिसेंटर यहां पर है। और दूसरी चीज, यहां से आगे अर्थक्वेक की स्टडी जिस साइंस में की जाती है, भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं, उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, राइट। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का मतलब होता है अर्थक्वेक साइंस। अर्थक्वेक साइंस और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। यानी भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, या फिर इसे कहेंगे भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन। इसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। कभी भी आ जाएगी व्हाट इज द सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान या भूकंप का अध्ययन ही सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है और वो होता है सीस्मोमीटर या सीस्मोग्राफ। सीस्मोमीटर और सीस्मोग्राफ, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, सीस्मोमीटर और सीस्मोग्राफ, राइट। अब सीस्मोमीटर या सीस्मोग्राफ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच वी कैन रीड द इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। यानी भूकंप का जो तीव्रता होती है या परिमाण होता है, उसको मापने का जो उपकरण होता है, उसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। तेज प्रताप सिंह, कोई चिंता ना करो, सब लोग आप ही क्लास के बैठे हुए हैं, सबको बता दिया, दोबारा क्लास चला के सुन लेना, मैंने सारी कहानी गा दी है। अगली क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो वही ले लेंगे जो जहां से ले रहे थे। आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ लो जरा। अब ये सीस्मोग्राफ जो होता है, कोई भी मीटर होता है, उसके ऊपर कुछ स्केल्स होते हैं, याद रखो, स्केल्स होते हैं यानी पैमाने। जैसे हम बात करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर मीन्स द टेम्परेचर ऑन विच वी रीड द टेम्परेचर, यानी जिसके ऊपर हम तापमान को मापते हैं उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। लेकिन क्या ये कहते हैं कि तापमान थर्मामीटर है, तापमान थर्मामीटर है, थर्मामीटर तापमान है? नहीं, हम कहते हैं इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, या इतना डिग्री केल्विन है। इस तरीके से हम टेम्परेचर को वहां पर रीड करके बताते हैं। वो जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है, वो स्केल्स होते हैं। तो यहां अर्थक्वेक के भी कुछ स्केल्स होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं? दो स्केल की चर्चा हम जरूर करेंगे। एक होता है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल यानी मर्केली पैमाना। ये मर्केली ने इसको बनाया था। इस स्केल के ऊपर, इस पैमाने के ऊपर, इट हैज 1 to 12 मेजरमेंट पॉइंट्स। इस पैमाने पर 1 से 12 तक
मापक अंक होते हैं, यानी मर्केली कितने पॉइंट्स में मेजरमेंट करता है, तो वो करता है 1 से 12 में। यहां कुछ देखिए जरा, यहां पर एक स्केल है और ये मर्केली स्केल के पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, ये एक मर्केली ने कहा कि अगर हमारे 1 नंबर का अर्थक्वेक है तो उसका मतलब क्या है, किसी ने फील किया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो मैं कहूंगा वो 1 नंबर का अर्थक्वेक है। अगर 2 नंबर वाला है तो उसको मैं वीक कहूंगा, बहुत ही कमजोर, बहुत ही ज्यादा स्टेडीली अगर कोई बैठा हुआ है, बहुत ही ज्यादा एक जगह स्थिर बैठा हुआ है, तो उसको भले ही थोड़ा बहुत पता चल सकता है, बहुत ज्यादा सब लोगों को पता नहीं चलेगा उस अर्थक्वेक के बारे में, उस भूकंप के बारे में। तो इस तरीके से वो सरफेस के ऊपर क्या चेंजेज हुए, क्या बदलाव हुए, उनको देखकर बताएगा कि वो अर्थक्वेक कितने नंबर वाला है, कितने नंबर वाला अर्थक्वेक है। वो सीवियर है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, वॉयलेंट है, या एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है। वो कहता है कि अगर 12 नंबर के लिए, मैं कहता हूं 12 नंबर के लिए कि अर्थक्वेक 12 नंबर वाला था, तो ये समझ लो 12 नंबर का मतलब ऐसा अर्थक्वेक हो गया कि शायद ही कुछ है जो बचा होगा। यहां पर सब कुछ वो कह देता है कि डैमेज जो है बहुत सीवियर होगा, जो कंस्ट्रक्शन है वो सारे के सारे, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे कोलैप्स कर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। टोटल डैमेज और टोटल कोलैप्स जब होगा तब मैं कहूंगा कि वो अर्थक्वेक है 12 नंबर वाला है। तो इस तरीके से मर्केली का जो स्केल है वो 12 पॉइंट्स के अंदर, 12 पॉइंट्स के अंदर अपना मेजरमेंट करता है, 1 to 12, जो मैं यहां आपको बता रहा था, 1 से 12 तक का मेजरमेंट करता है। कैसे रीड करता है, कैसे बताता है ये स्केल, तो आप कहिए इट मेजर्स बाय द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक on the earth surface, on the earth surface। तो हमारी पृथ्वी के धरातल पर जो इफेक्ट्स हुए, जो प्रभाव हुए, उनको देखकर ये मेजरमेंट करेगा। ये जो पैमाना है वो उनके अकॉर्डिंग हमें बताएगा, राइट। मैंने अभी कहा ना कि सरफेस पर क्या चेंजेस हुए, धरातल पर क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को देखकर ही यह मेजरमेंट करता है कि वो कितने नंबर वाला अर्थक्वेक था, कितने नंबर वाला भूकंप था। आज के टाइम में ये मेजरमेंट तब तक तो ठीक है जब हमारे पास एक ऐसा स्केल नहीं है जो सीधा अर्थक्वेक आते ही हमें मेजरमेंट बता दे कि अर्थक्वेक कितने नंबर वाला था, कितना ज्यादा प्रभावी था, तब तक तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ना हो, उस वक्त हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम बाद में जाके इसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं कि अर्थक्वेक इस प्लेस पर आया, इस एरिया में आया, वो कितना तेज था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, कितना प्रभावी था। तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर मर्केली स्केल से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और नया इंस्ट्रूमेंट आया जो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, और वो था रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाना, ये रिक्टर ने बनाया था। और रिक्टर स्केल जो है उसके ऊपर जो मेजरमेंट पॉइंट होते हैं वो 1 to 10 कह सकते हैं आप, 1 to 10, 1 से 10 कह सकते हैं। 0 वाला तो कुछ होता ही नहीं है, नो हैजार्ड होता है, 1 to 10 पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो पहली चीज इसके बारे में जो मर्केली रिक्टर स्केल है उसके बारे में आती है कि इट हैज 1 to 10 मेजरमेंट पॉइंट्स, यानी इस पैमाने पर, इस पर 1 से 10 मापक अंक होते हैं, 1 से 10 मापक अंक होते हैं। और रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, क्या मापता है, तो आप बताइए। इट मेजर्स the magnitude of earthquake waves। तो क्या मेजर करता है ये वाला पैमाना, ये पैमाना यह है भूकंप तरंगों के परिमाण का मापन करता है, परिमाण का मापन करता है।
परिमाण का मतलब होता है एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, ताकत होती है, उसको हम बोलते हैं परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड। तो फिर परिमाण का मेजरमेंट करता है, अगर मापन करता है तो कैसे, मतलब कैसे, ये पॉइंट तो 1 to 10 है। अगर कहीं पर अर्थक्वेक आया हो, मान लीजिए 2 रिक्टर स्केल का, तो उससे कितना ज्यादा होगा जो 7 रिक्टर स्केल का है या 6 रिक्टर स्केल का अगर कोई है, तो उन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहिए कि every point of this scale shows 10 times higher energy than the previous point. Than the previous point. राइट तो पिछला अंक जो भी है उससे 10 टाइम्स हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं कि इस पैमाने का प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाता है, अधिक ऊर्जा दर्शाता है। अब मैं डिफाइन करता हूं इसको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस कौन कौन से हैं, एक मान लीजिए दिल्ली है जहां 3 रिक्टर स्केल अर्थक्वेक आया, 3 रिक्टर स्केल, और दूसरा मान लीजिए कोई इंडोनेशिया जकार्ता है जहां 7 रिक्टर स्केल अर्थक्वेक आया, 7 रिक्टर स्केल का। और हमसे एग्जाम में पूछा कि रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंग दिल्ली से इंडोनेशिया में एनर्जी कितनी ज्यादा थी, अर्थक्वेक की जो एनर्जी थी वेव्स की वो कितने गुना ज्यादा थी। हाँ जी, तो वो जो एनर्जी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3, 4, 5, 6 और हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इसको भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो 3 से 7 कितना होगा, 10, 10, इसको 10 से किया, इसको 10 से किया, फिर इसको 10 से किया और इसको 10 से, हाँ तो ये 100 हो गया, 100 का 1000, 1000 का 10,000, तो 10,000 गुना अधिक ऊर्जा होगी, 10,000 टाइम्स हायर एनर्जी हो जाएगी दिल्ली से जो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया है उसकी। ठीक है, दिल्ली से इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया उसकी 10,000 टाइम्स ज्यादा हायर एनर्जी होगी, ज्यादा ऊर्जा होगी उसके अंदर। राइट, तो ये रिक्टर स्केल। अब इस रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंग ही हमने कुछ लाइंस बनाई, 2 टाइप की लाइंस बनती हैं, एक आइसोसिस्मिक लाइन होती है और एक होती है होमोसिस्मिक लाइन। तो जरा वो भी देख लीजिए। आइसोसिस्मिक लाइंस, आइसोसिस्मिक रेखाएं या रेखा क्या होती है आइसोसिस्मिक लाइन। तो आइसोसिस्मिक लाइन का मतलब होता है ए लाइन दैट कनेक्ट्स द सेम मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक प्लेसेस, यानी ऐसी रेखा जो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। क्रिएटिव बॉय, आपका नाम क्या है? हां जी, थैंक यू। It connects to the same magnitude earthquake places, यह रेखा समान भूकंप परिमाण वाले स्थानों को जोड़कर बनाई जाती है।
तो जिन जिन प्लेसेस पर एक जितना तेज अर्थक्वेक आया हो, जहां का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, जहां की तीव्रता एक जैसी है, उन प्लेसेस को अगर हम कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन बना दें, तो वो लाइन कहलाएगी आइसोसिस्मिक लाइन। अब देखो, एक दूसरी लाइन भी होती है जिसको हम बोलते हैं होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मिक लाइन। होमोसिस्मिक रेखा, होमोसिस्मिक लाइन क्या होगी? ये जरूरी नहीं कि जिन प्लेसेस पर रविराज, ओके रविराज, ये मैंडेटरी नहीं, ये जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं कि जिन प्लेसेस के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया हो, जहां पर एक जितना तेज अर्थक्वेक आया हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वहां पर एक टाइम पर, सेम टाइम पर भी अर्थक्वेक आया हो। क्यों? इन दोनों बातों में अंतर क्यों है? सेम मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है, भूकंप की तीव्रता एक है, लेकिन टाइम सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर की डेंसिटी अलग अलग होती है, वो जो घनत्व है चट्टानों का वो अलग अलग होता है, और सीस्मिक वेव्स डिफरेंट डेंसिटी रॉक्स में से डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं। अगर चट्टानों का घनत्व अलग अलग है तो भूकंप की तरंगें भी अलग अलग गति से आगे बढ़ेंगी। तो जिन प्लेसेस पर एक टाइम पर अर्थक्वेक आया हो, सेम टाइम पर, तो ये किनको कनेक्ट करती है? वही लाइन होगी, इट कनेक्ट्स टू दी सेम मैग्नीट्यूड है यहां पर, और यहां मैं कर देता हूं सेम टाइम अर्थक्वेक प्लेसेस। बस यही चेंज हुआ है ऊपर वाली लाइन में। सेम मैग्नीट्यूड, एक जितनी तीव्रता जहां पर है, उनको कनेक्ट करेंगे तो वो आइसोसिस्मल लाइन होगी, और सेम टाइम पर जहां जहां अर्थक्वेक आया उसको होमोसिस्मल लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो यह रेखा समान भूकंप परिमाण, यहां लिखा हुआ है समान भूकंप परिमाण, मैं लिख देता हूं समान समय पर भूकंप, बस यही चेंज करना है, समान समय पर भूकंप वाले स्थानों को जोड़कर बनाई जाती है। तो जिन प्लेसेस पर एक टाइम पर अर्थक्वेक आया उनको कनेक्ट कर देंगे तो वो होमोसिस्मल लाइन होगी, और जिन प्लेसेस पर एक जितना तेज अर्थक्वेक आया सेम मैग्नीट्यूड का, तो वो आइसोसिस्मल लाइन होगी। और दोनों का डिफरेंस क्यों होता है, आइए जरा मैं बता देता हूं, यहां पर नोट कर देता हूं कि सीस्मिक वेव्स ट्रेवल विद हाई वेलोसिटी थ्रू हाई डेंसिटी रॉक्स। जितनी ज्यादा कठोर चट्टानें होंगी, जितना ज्यादा रिजिड रॉक्स होंगी, उनके अंदर सिस्मिक वेव्स की जो ट्रैवलिंग स्पीड होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर मैं हिंदी में भी नोट कर देता हूं कि चट्टानों का घनत्व जितना अधिक होता है, भूकंपीय तरंगों की या की गति कर लो या वेग कर लो, की गति भी उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। राइट? तो जितनी ज्यादा रिजिड रॉक्स, जितनी ज्यादा कठोर चट्टानें, उतनी ज्यादा उनकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा वो तेज चलेंगी। तो हो सकता है दो प्लेसेस पर सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो आया हो, एक जितना तेज भूकंप दो जगहों पर आया हो, लेकिन हो सकता है टाइम में डिफरेंस हो, दोनों में 2-4 सेकंड का अंतर हो।
तो कुछ ऐसी जगह भी तो होंगी, कुछ ऐसे प्लेसेस पर भी तो होंगे जहां पर सेम टाइम पर अर्थक्वेक आया हो, एक ही समय पर आया हो। तो उन प्लेसेस को जब हम कनेक्ट करेंगे सेम टाइम वालों को, तो उस लाइन को जो ड्रॉ किया है उसको हम कहेंगे होमोसिस्मिक लाइन, और इसको आइसोसिस्मिक लाइन। जहां एक टाइम पर आया हो या ना आया हो उससे कोई मतलब नहीं, एक जितना तेज भूकंप जरूर था। दीपांशु कौशिक, हेलो हाय गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो चुकी है। हम क्या क्या बातें आज कर चुके हैं जरा शुरू से देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। हमने आज देखा कि हम आज पढ़ने वाले इंटरनल अर्थ, जो कि अभी स्टार्ट कर रहा हूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है वो भी देखेंगे। उससे सबसे पहले हमें देखना पड़ा अर्थक्वेक यानी भूकंप की तरंगें क्या होती हैं। हमने देखा हमारी अर्थ के अंदर हम कितना तक जा सकते हैं, यहां तक, ये सेंटर है। क्यों नहीं जा पा रहे हैं सेंटर में? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत ज्यादा है जो हमें रोकती है। रशिया सबसे गहराई तक आज तक गया है, कोला पेनिनसुला आर्कटिक ओशन में। वॉल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी उद्भेदन है और माइनिंग वगैरह है, खदान खोदते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर है, सच में है। अर्थक्वेक क्या चीज है, अर्थक्वेक किन की वजह से आता है, ये सारी चीजें मैंने यहां आपको बताई। कहां कहां अर्थक्वेक कौन कौन से कारणों से आता है। अर्थक्वेक के बेसिक 2 पॉइंट कौन से होते हैं? ओरिजिन पॉइंट, फोकस, और द पॉइंट ऑफ सरफेस दैट फेल्ट और फील्स द अर्थक्वेक फोर्सली। सबसे पहले जहां भूकंप का एहसास होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र, राइट। 1 सेकेंड, यहां पर फोन मेरे पास आ रहा है, क्यों आ रहा है 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूं, होल्ड कीजिए जरा। नहीं, वो शायद गलती से लग गया होगा। फिर से रिक्वेस्ट क्यों आ रही है? 1 सेकंड होल्ड करना जरा, मैं पूछ ही लूँ। ऑफिस से ही फ़ोन आ रहा है। चलिए, मैंने मैसेज छोड़ दिया, अगर कोई बात होगी तो वो बता देंगे मुझे, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में हमने देखा कि स्केल कौन कौन से होते हैं अर्थक्वेक के, और सिस्मोग्राफ क्या होता है, और 2 स्केल्स, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल के बारे में बात की। और इसके बाद में हमने बात की आइसोसिस्मल लाइन और होमोसिस्मल लाइन, और इन दोनों में अंतर क्यों होता है वो। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी जो सीस्मिक वेव्स होते हैं उनके बारे में। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करना होगा। तो आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं। भूकंप की तरंगें, सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें। देखो, सीस्मिक वेव्स 3 टाइप की होती हैं। एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है कि भूकंप की तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप कहिए देयर आर 3 टाइप्स। पहली होती है पी वेव, दूसरी होती है एस वेव, और थर्ड होती है एल वेव। इसे कहते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग। और तीसरी होती है लव और लॉन्ग वेव। लॉन्ग जिसे कहते हैं वेव लेंथ होती है इसकी, यानी तरंग दैर्ध्य।
सब आएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, इतना ज्ञानी मत बन। कौन है? रविराज, रुक जा, मतलब कीपैड मिल गया आज तो मैसेज पे मैसेज मत ठोक, मैं सब बता रहा हूँ, रुक जा। जितना तुम्हें पता है उससे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पता है, ऐसा मान के चल और पढ़ ले बैठ के आराम से। ये क्या होता है, वो क्या होता है, बता रहा हूँ सब। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, 1 घंटे की क्लास हुई है, 2 घंटे की क्लास है, 5 बजे तक कंटिन्यू पढ़ेंगे, 4 बजने वाले हैं अभी। लॉन्ग या लव वेव, यानी लंबी, या फिर HD लव ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको लव वेव भी कहते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम था लव, मिस्टर लव, तो उसको लव वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। वो शायद जो कॉल आया है वो बाई मिस्टेक मेरे पास आ गया, कि नहीं दूसरे टीचर की क्लास होगी, उनको लगा मेरी क्लास है। हाँ जी, तो क्या अंतर होता है इन सब में, इन तीनों वेव्स में क्या अंतर होता है? आइए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वेव्स के बारे में, प्राथमिक तरंग। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट वेलोसिटी, यानी वेग सभी वेव्स के अंदर सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा तेज चलती है, समझ सकते हैं। और कितना वेग होता है, कितनी स्पीड होती है, तो आप कह सकते हैं इसकी जो स्पीड होती है, वेग होता है, वो होता है 8 to 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी स्पीड होती है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली वेव है ये, ठीक है। इसके बाद में इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन, जो प्राइमरी वेव है, प्राथमिक तरंग, उसकी ये है कि इट ट्रेवल्स लाइक साउंड वेव्स। यह ध्वनि तरंगों की तरह चलती है, ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। साउंड वेव्स कैसे चलती हैं भाई? साउंड वेव्स जब भी किसी मीडियम में चलती हैं तो ऐसे चलती हैं, मतलब मीडियम को कंप्रेस्ड करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कंप्रेस्ड करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कंप्रेस्ड करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। मतलब किसी भी माध्यम के अंदर से जब साउंड ट्रेवल करता है तो ऐसे करता है, मतलब जिधर ट्रेवल कर रहा है उसी साइड में उस मीडियम के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा, फिर एक्सपेंड, कंप्रेस। जरा इसको देखिए, जरा यहां पर एक GIF है, अरे ये मूव क्यों नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है। इसको देखेंगे आप तो इसमें आपको लगेगा ऐसे हो रहे हैं सब, राइट? ये वाला जो है, तो इसमें कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर एक दूसरी फोटो है, उस फोटो में दोनों चीजें लिखी हुई हैं। जो प्राइमरी वेव होती है वो एक्सपेंड करती है पार्टिकल्स को, फिर कंप्रेस करती है, फिर एक्सपेंड करती है, फिर कंप्रेस करती है, फिर एक्सपेंड करती है, फिर कंप्रेस करती है। यानी संपीड़न और विस्तार की ये एक तरीके से टेंडेंसी दिखाती है। यानी जो कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है वो चीज करता है, ऐसे ही साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। प्राइमरी वेव का एक और नाम है कंप्रेशनल वेव। इसी का नाम है कंप्रेशनल वेव, यानी संपीड़नात्मक तरंग। संपीड़नात्मक तरंग, राइट? ये भी इसी का नाम है, प्राइमरी वेव का ही नाम है संपीड़नात्मक या कंप्रेशनल वेव, राइट? और इसके बाद में इसके बारे में और बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकती है प्राइमरी वेव के बारे में कि इट कैन गो थ्रू ऑल 3 मीडियम्स, यानी जो सॉलिड होते हैं उनसे भी ये ट्रेवल कर सकती है, अगर कहीं पर लिक्विड आ गया वहां से भी ये ट्रेवल कर जाएगी, और गैस है अगर कहीं हमारी अर्थ में तो वहां से भी ये ट्रेवल कर जाएगी। तो यह तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक द्वितीयक नहीं, ठोस, द्रव और गैस, राइट?
यह तीनों माध्यमों ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकती है, गुजर सकती है। कोई भी मीडियम इसको स्टॉप नहीं कर पाएगा, कोई भी मीडियम इसको रोक नहीं पाएगा, सभी के अंदर से निकलकर चली जाएगी। राइट, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी वेव के बारे में, प्राथमिक तरंग के बारे में, जो जिसको मैंने कंप्रेशनल वेव भी कहा, और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको और क्या कहते हैं हम, इसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे या ट्रांसवर्स कहेंगे। जो ऐसे ट्रेवल करता है ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? लॉन्गिट्यूडनल होगा ना, ट्रांसवर्स तो ये होता है, क्या होता है भाई जल्दी बताओ, ये लॉन्गिट्यूडनल है या ये लॉन्गिट्यूडनल है? मेरे हिसाब से ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है, जल्दी बताओ। जो पहले वाली है पी वेव यहां दिख रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल है ना? थोड़ी सी साइंस किसको आती है? आप तो सभी साइंस से जुड़े हुए हो, जल्दी बताओ मुझे। प्राइमरी वेव का जो है चलने का पैटर्न, जो साउंड वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है या लॉन्गिट्यूडनल होती है? जल्दी से आंसर करो, जरा लिखो। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। चलिए आप कुछ मत बताइए, मैं खुद ही देख लेता हूं। लॉन्गिट्यूडनल, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, मैंने यहां पर खोज लिया है। आप देखेंगे पहला वाला जो दिख रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल है, जो जैसे स्प्रिंग करती है, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो मतलब अप एंड डाउन के मोड में चलती है, मतलब 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो इनको हिलाकर चलती है वेव जो होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी कहलाती है। राइट, तो इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, इसी का एक अलग नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये भी याद रखना कि सीस्मिक वेव में से कौन सी होती है जो लॉन्गिट्यूडनल भी कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में कहेंगे दो प्रकार की होती है ना लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ और एक को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो ये अनुप्रस्थ है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। राइट, चलिए ये हुआ प्राइमरी वेव के बारे में बात। प्राथमिक तरंग क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, कौन कौन से मीडियम से गुजर सकती है, उसका पैटर्न किसके जैसा होता है, कंप्रेशनल वेव किसे कहते हैं, ऐसी कौन सी सिस्मिक वेव है जो जब रॉक्स के अंदर से निकलती है, चट्टानों के अंदर से, तो रॉक पार्टिकल्स को कंप्रेस करती है, उसी डायरेक्शन में दबाती है जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, तो वो होती है प्राइमरी वेव। चलिए नेक्स्ट वेव के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो वेव होती है उसे हम कहते हैं एस वेव, यानी सेकेंडरी या फिर द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग, इसकी अगर वेलोसिटी की हम बात करें, इसकी गति की बात करें, तो इसकी वेलोसिटी या वेग होता है 5 to 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये चलती है, and it travels like light waves। यह प्रकाश तरंगों की तरह चलती है, यह प्रकाश तरंगों की तरह चलती है। प्रकाश तरंग कैसे चलती है भाई, लाइट वेव कैसे चलती है? लाइट वेव जब किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो वो ऐसे चलती है। राइट, ऐसे उसकी होती है गति। जो पार्टिकल्स होंगे, नहीं ये बनाना तो गलत होगा, वो चल तो रही है इसी साइड में, इधर ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल हैं, उनको 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री के कोण पे हिलाती हुई चलती है।
इस तरीके से मीडियम्स को 90 डिग्री के कोण पे हिलाएगी। कभी अब गई इधर और ऐसे पार्टिकल्स हिल रहे हैं, राइट। तो ये अब सेकेंडरी वेव की एक कमी होती है, दिस वेव कैन नॉट क्रॉस द लिक्विड्स। ये चीज याद रखना कि यह तरंग द्रव माध्यमों को पार नहीं कर सकती। मतलब जहां लिक्विड आ गया वहां पर सेकेंडरी वेव स्टॉप हो जाएगी, द्वितीयक तरंग जो है वो रुक जाएगी, उसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। मतलब अगर हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति देख रहे हैं, तो उसमें हमें जहां पर लिक्विड आएगा या जहां द्रव आएगा वहां से सेकेंडरी वेव क्रॉस करके नहीं जा पाएगी और हमें पता चल जाएगा कि अर्थ में कितने डेप्थ में, कितनी गहराई में लिक्विड है। वो ठोस नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, वहां पर रॉक्स नहीं है, बल्कि मॉल्टेन रॉक्स हैं, पिघली हुई चट्टानें हैं, ये हमें पता चल जाएगा, राइट। अब इन वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इनको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। तो द्वितीयक तरंग का, सेकेंडरी वेव का जो दूसरा नाम है वो है ट्रांसवर्स वेव। यानी अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग को कहा जाता है? तो आप कहिए सेकेंडरी वेव को, द्वितीयक तरंग को, राइट। तो ये हुई सेकेंडरी वेव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। जो दूसरी तरंग होती है भूकंप की, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव है, जैसे कि हमने यहां प्राइमरी वेव देखा, प्राथमिक तरंग देखा, राइट, उसके क्या फीचर्स हैं, और जो सेकेंडरी वेव है, ये दोनों की दोनों वेव्स चलती हैं हमारे अर्थ के इंटरनल में, हमारी पृथ्वी के अंदर ही अंदर ट्रेवल करती हैं। जहां से स्टार्ट होती हैं वहां से सरफेस तक आकर खत्म, सरफेस तक आकर खत्म। तो इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वेव्स को हम कहते हैं इनर बॉडी वेव्स ऑफ द अर्थ, P and S. Both waves are called inner body waves of the earth, right? प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों को पृथ्वी की आंतरिक तरंगें कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक तरंगें कहा जाता है। Because these two waves travel from the focus to the surface, focus to the surface, focus to the surface, अंदर ही अंदर ट्रेवल करती हैं, उनका काम सरफेस तक पहुंचते ही। हाउ आर पैरेलल वेव्स? कहां कहां पैरेलल वेव? किसने कहा पैरेलल वेव? मैंने तो कभी भी नहीं कहा। मन घड़ंत बात कर रहा है, फिर से कीपैड हाथ में लग गए तेरे और टाइपिंग करना शुरू कर दिया। मैंने तो पैरेलल या समानांतर वेव्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, कहीं नहीं लिखा ना बोला, ठीक है। इनर बॉडी वेव्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर ही अंदर ट्रेवल करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इनर बॉडी वेव्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक तरंगें। कौन कौन सी वेव्स को? हम कहते हैं दोनों वेव्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों को हम इनर बॉडी वेव्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक तरंगें। बिकॉज दीज टू वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द फोकस टू द सरफेस, भूकंप मूल से धरातल तक चलती हैं और इनका काम खत्म, राइट।
चलिए, ये हुई भूकंप की तरंगें। अब भूकंप की तरंगें जानने के बाद में हम जान सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो कि हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हम अर्थ के इंटरनल के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर हमें अर्थ के सेंटर तक जाना है तो हमें 6371 किलोमीटर 6371 किलोमीटर का डिग करना होगा, गड्ढा खोदना होगा, तभी हम अर्थ के सेंटर तक जा सकते हैं। और आज तक हमने जो डिग किया है, गड्ढा खोदा है, वो केवल 12 किलोमीटर तक खोदा है। उससे ज़्यादा डेप्थ में हम आज तक जा ही नहीं पाए, उससे ज़्यादा गहराई में आज तक कभी नहीं जा पाए, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो सीस्मिक वेव्स ने हमें बताया, भूकंपीय तरंगों ने हमें बताया कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी बनी हुई है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अर्थ को अंदर से कैसी बनी हुई है। अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, तो इसके अंदर जाने पर कुछ लेयर्स नजर आती हैं हमें। कहीं पर प्राइमरी वेव तेज चलती है, कहीं सेकेंडरी वेव चलती ही नहीं है, कहीं पर वो मुड़ जाती हैं, और कहीं लिक्विड है, कहीं सॉलिड है, कहीं पर आयरन ज़्यादा है, कहीं सिलिका ज़्यादा है, ठीक है, कहीं रॉक्स का कॉम्बिनेशन अलग टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होने की वजह से हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, आंतरिक जो संरचना है, उसको कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है। अब इन लेयर्स की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें अर्थ का एक ऐसा टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा। ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, ये वाला, राइट, और इसकी स्टडी हम कर लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं यहां पर ऐसा वाला एक डायग्राम बना रहा हूं। चलो जी, बना लेते हैं एक अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम, और मैं ब्लैक कलर से कर लूं, ठीक है। कुछ यहां से स्टार्ट करेंगे हम और ऐसे बनाएंगे। ये सरफेस है और सरफेस पर कहीं माउंटेन्स हो सकते हैं और सरफेस पर कहीं कहीं ओशंस हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं, राइट। और पहला लेयर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट, ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर कहां तक है? दूसरा परत है देखो, मैंने कुछ गहराइयों को यहां मार्क करने की कोशिश की है। कौन कौन सी गहराइयां हैं, आइए जरा आप भी इनको देख लीजिए। देखो, मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, पहली जो डेप्थ है, पहली गहराई है, वो है, ये तो सरफेस है, यहां पर तो हम लिखेंगे सरफेस, अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी का धरातल। फिर पहली डेप्थ, पहली गहराई मैंने मार्क की है 30 किलोमीटर की, दूसरी है 100 किलोमीटर, फिर है 200 एंड 400 किलोमीटर, 200 और 400 किलोमीटर की गहराई। फिर यहां पर है 750 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर, देन द सेंटर 6371 किलोमीटर, राइट, 6371 किलोमीटर। ये कुछ गहराइयां हैं जो, अच्छा, लव वेव के बारे में नहीं बताया, लव वेव की चर्चा नहीं हुई क्या? चलो लव वेव की भी चर्चा कर लेते हैं। थर्ड वेव, जो तीसरी वेव है, वो है लॉन्ग वेव, लॉन्ग या फिर लव वेव, ओके ओके ओके, लव तरंग। इसकी वेलोसिटी, यानी जो वेग होता है, वो होता है लेस देन 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 किलोमीटर से भी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी कम की इसकी गति होती है। इसके अलावा इट ट्रेवल्स along with the surface, यह धरातल के साथ साथ चलती है, धरातल के साथ 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 चलती है
और इसे धरातलीय तरंग कहा जाता है। धरातलीय तरंग कहा जाता है एंड कॉल्ड सरफेस वेव। तो इसको कहा जाता है सरफेस वेव। अलोंग विद द सरफेस चलती है, धरातल के साथ साथ चलती है। कैसे धरातल के साथ साथ? जैसे हमारा ये डायग्राम है, और भी कोई डायग्राम है तो वो देख लेते हैं। चलिए इसी में देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जहां तक पहुंचती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जब पहुंचती हैं तो एक थर्ड वेव जनरेट होती है जो सरफेस के साथ साथ चलती है, ऐसे धरातल के साथ साथ इस तरीके से मूवमेंट होता है उसका, सरफेस के साथ साथ मूवमेंट होता है। और सरफेस पर जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी धरातल के ऊपर एक संरचना होती है, उसको ब्रेक करती है वो। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है अपना, तो इस सरफेस के साथ साथ ऐसे ट्रेवल करेगी वो इस तरीके से। और कोई भी स्ट्रक्चर, मान लीजिए यहाँ एक बिल्डिंग है, सरफेस पर एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग को कैसे हिलाएगी वो? इस बिल्डिंग को ऐसे भी हिलाएगी और इस बिल्डिंग को ऐसे भी हिलाएगी, क्योंकि एक बार यहाँ से ऊपर उठ रही है, एक बार यहाँ से ऊपर उठ रही है, तो बिल्डिंग में ये वाला मूवमेंट भी करती है और ये वाला मूवमेंट भी करती है, ऐसे भी हिलाएगी, क्योंकि इधर से उठेगी तो ऐसे, इधर से उठेगी तो ऐसे। तो बिल्डिंग्स को गिराना, तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, सरफेस को क्रैक कर देना, सड़कें फट जाना, ये सारा का सारा काम, सारा का सारा प्रोसेस किसका है? तो वो लॉन्ग वेव का है। तो लॉन्ग वेव के बारे में इसलिए कहा जाता है कि इट इज मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव वेव। यह सर्वाधिक विध्वंसक तरंग है। यह सर्वाधिक विध्वंसक तरंग है, राइट। तो मोस्टली डिस्ट्रैक्शन कौन सी वेव की वजह से होता है? कौन सी तरंग है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? तो आप कहिए वो है सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाने वाली वेव, लॉन्ग वेव। एंड दिस वेव ट्रेवल्स अलोंग विद द सरफेस एंड शेक्स द बिल्डिंग्स एंड ब्रेक द constructions or infrastructure and can make a crack in the surface, दरार डाल सकती है, and can collapse many human made constructions। तो मानव निर्मित जो भी जितने भी भवन हैं उनको गिरा सकती है, हिला सकती है, बहुत सारा जान माल का नुकसान हो सकता है, बहुत सारी डेथ हो सकती हैं। वो सब के लिए जिम्मेदार प्राइमरी और सेकेंडरी वेव नहीं है, प्राथमिक और द्वितीयक तरंग उनके लिए जिम्मेदार नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी, बल्कि जो लॉन्ग वेव है, लंबी तरंग है, वो उनके लिए जिम्मेदार है, राइट। तो ये थी लॉन्ग वेव। अब हम बात कर रहे थे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कुछ वेव्स हैं, कुछ वो हैं लेयर्स हैं जिनका नाम मैं नोट कर देता हूं। सबसे जो बाहर वाली हमारी परत है 0 to 30 किलोमीटर, सरफेस टू द 30 किलोमीटर, दिस लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। इस परत को हम कहते हैं क्रस्ट, राइट। 30 किलोमीटर टू दी 2900 किलोमीटर डेप्थ, यानी 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की जो गहराई है, इस लेयर को हम कहते हैं मेंटल, राइट, मेंटल। थर्ड लेयर फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक, इसको हम कहते हैं कोर, राइट। इस परत को हम कहते हैं कोर। तो 3 मेजर लेयर्स हैं हमारी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां पर भी ऐसा ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, राइट। हाँ ये रहा, ये तो वो है, फिर भी कोई और फोटो, चलिए कोई बात नहीं, इसी फोटो में काम चला लीजिए। ये क्रस्ट है बाहर वाला, ये दूसरा मेंटल है और तीसरा है कोर। अब इनको भी डिवीजन किया गया है, इनका भी डिवीजन, इनका भी जो है विभाजन किया गया है। और वो विभाजन कहां से हुआ है वो मैं बता दूं। 750 किलोमीटर के ऊपर वाले को बोलते हैं अपर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल, और 750 से 2900 तक वाले को बोलते हैं लोअर मेंटल। इसको कहा जाता है लोअर मेंटल, यानी निचला मेंटल,
राइट। और कोर जो इंटरनल यानी सबसे इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का सबसे अंदर वाला, लव कुश यादव बिल्कुल सही, उसको हम कहते हैं कोर। और कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 2900 से 5150 और 5150 से 6371 किलोमीटर तक। इसको बोलते हैं आउटर कोर, आउटर कोर यानी बाह्य कोर, एंड द अदर लेयर इज द इनर मोस्ट इज लोअर मेंटल, लोअर, आउटर ने इनर मेन, आउटर कोर और इनर कोर, इनर कोर यानी आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, राइट। तो ये हुआ हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सी लेयर कहां पर है, कौन सी परत कितनी गहराई पर है। इधर एक इंफॉर्मेशन हमें जरूर लिखनी पड़ेगी कि जो आउटर कोर है, बाह्य कोर है, इट इज नॉट इन सॉलिड स्टेट, यह ठोस अवस्था में नहीं है। तो इट इज नॉट सॉलिड, यह जरूर याद रखना कि यह ठोस नहीं है, ठोस नहीं है। कौन सी लेयर है जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में, आंतरिक संरचना में सॉलिड नहीं है? आउटर कोर, बाह्य कोर। अब इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? इसकी इंफॉर्मेशन देगा सेकेंडरी वेव। जरा इस फोटो में देखने की कोशिश कीजिए। इस फोटो में आपको यह दिखाया गया है कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो इन आउटर कोर से निकल ही नहीं पाई, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। देखो यहां दो कलर में वेव्स दिखा रखी हैं, आपको पता नहीं दो कलर में दिख रही हैं या नहीं दिख रही, अलग अलग दिख रही होंगी शायद। ये तो पर्पल कलर है ना, ये बैंगनी कलर है, और ये बीच वाला ग्रीन कलर है जो यहां तक रुक रही है ना, ये वाली एरो, ये एरो यहां तक रुक गए, फिर यहां पर आगे तक चले गए, यहां तक ये वाला एरो, ये ग्रीन कलर में है और ये है पर्पल कलर में। दिख रहा है ना दोनों कलर आपको? तो ये जो ग्रीन कलर वाला है वो वहीं तक रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वो सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंग है, और सेकेंडरी वेव आउटर कोर में एंट्री नहीं कर पाई। तो हमें पता चला कि वो इस गहराई पर है, वो इस गहराई पर है। यहां से आगे हमें यहां पर सेकेंडरी वेव मिली थी, द्वितीयक तरंग, यहां पर सेकेंडरी वेव मिली है, यहां पर मिली है सेकेंडरी वेव, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का ऐसा एरिया है जहां पर हमें सेकेंडरी वेव नहीं मिली। तो हमें पता चला कि वो डेप्थ ये वाली होनी चाहिए, ये पक्का ये वाली गहराई है जहां पर कि लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। लिक्विड आउटर कोर यहां लिखा हुआ है, जो बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में है, ठोस नहीं है, राइट। तो ये पता चला। अब इसके बाद ये 200 से 400 किलोमीटर, 200 से 400 किलोमीटर की जो गहराई है, 200 टू 400 किलोमीटर डेप्थ, इसको एक खास नाम से और जानते हैं। ये रही 200 से 400 किलोमीटर की गहराई, इसको कहते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। इसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर या फिर इसी को बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल एक कमजोर परत है जो हमारे ये जो ऊपर वाला लेयर है, इसके ऊपर वाला परत, इसके ऊपर वाला परत जो सरफेस से लेकर, धरातल से लेकर 200 किलोमीटर तक है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कैसा है भाई? लिथोस्फीयर है सॉलिड, ये वाला तो है सॉलिड, ये लेयर है ठोस, लिथोस्फीयर। लेकिन ये एस्थेनोस्फीयर कई बार मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, कई बार मेल्ट हो जाता है, दुर्बलता मंडल है। और इसी एस्थेनोस्फीयर को कहा जाता है, इसी एस्थेनोस्फीयर को कहा जाता है सोर्स ऑफ वोल्केनोज, सोर्स ऑफ वोल्केनोज, यानी ज्वालामुखी का स्रोत। ज्वालामुखी का स्रोत कौन से परत को कहते हैं? तो आप कहिए ज्वालामुखी का स्रोत हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर को, यानी दुर्बलता मंडल को।
यहां पर कई बार नीचे का टेम्परेचर यहां पहुंचकर इन रॉक्स को मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, और पिघलने की वजह से ये जो रॉक्स होती हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है, और बाहर आके वो वोल्केनिक इरप्शन करती हैं, राइट। और ये लिथोस्फीयर है, ये सॉलिड है। अब जब पुराने टाइम में, आज से हम बात करें बिलियन ईयर्स एगो, 1 अरब वर्ष पहले, तो अंदर की अर्थ बिल्कुल मेल्ट थी, लिक्विड थी बिल्कुल, और ये एस्थेनोस्फीयर जम चुका था। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना 200 किलोमीटर तक वाली, ये जम चुकी थी, ये सॉलिड हो चुकी थी। लेकिन इस अंदर के मैग्मा ने इसको बार बार तोड़ा, बार बार इसके टुकड़े किए, और टुकड़े करने से इनमें ट्रैवल हुआ, इन प्लेट्स के अंदर ट्रैवल हुआ इधर से उधर, और इनकी टक्कर हुई, सेपरेट हुई, तो कई जगह पर माउंटेन बन गए, कई जगह पर्वत बन गए, और कई जगह गड्ढे रह गए, डिप्रेशंस रह गए। अब जब वाटर वेपर निकला, भाप निकली, तो बारिश हुई, और रेन हुई तो वो गड्ढों में जाकर भर गई, जो डिप्रेशंस थे उनके अंदर जाके वो फुलफिल हो गई, वहां भर गई, तो वो ओशंस बन गए। तो हमारी अर्थ के ऊपर कई जगह हमें पानी भरा हुआ नजर आता है, वो बेसिकली डिप्रेशंस हैं, गड्ढे हैं, और इनको हम आज ओशंस के रूप में जानते हैं। ओशन यानी महासागर। और जो प्लेसेस ऊंचे हो गए उनको हम माउंटेन के रूप में जानते हैं, इनको कहते हैं कि पर्वत हैं, राइट। तो हमारा जो सबसे बाहर वाला लेयर है परत, क्रस्ट, ये क्रस्ट की सब एवरेज डेप्थ कितनी है, एग्जाम में पूछ लेंगे औसत गहराई कितनी है क्रस्ट की, तो आप कहिए एवरेज डेप्थ ऑफ द क्रस्ट इज 30 किलोमीटर्स। हमारे क्रस्ट की औसत गहराई है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक क्रस्ट को मानते हैं। लेकिन मैक्सिमम डेप्थ, क्रस्ट की हाईएस्ट गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, तो दैट इज टिल 100 किलोमीटर्स डेप्थ। 100 किलोमीटर की गहराई तक हम क्रस्ट को मैक्सिमम मानते हैं, मैक्सिमम, राइट। और एवरेज कितना है, एवरेज है 30 किलोमीटर। ज्यादा मोटा कहां है, ज्यादा थिकनेस कहां है, हमारे क्रस्ट की ज्यादा थिकनेस कहां है, क्रस्ट ज्यादा मोटा कहां है, माउंटेन्स के पास। और बिल्कुल ही थिन कहां है, पतला कहां है, ओशंस के पास। तो ओशंस के पास, महासागरों के पास इसकी मोटाई सबसे कम क्रस्ट की, और माउंटेन्स के पास सबसे ज्यादा है, जो 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके बाद इधर जो क्रस्ट लेयर है सबसे बाहर वाली, इसमें हमें ज्यादातर सिलिका और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसीलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। तो कौन सी लेयर को हम सियाल भी कहते हैं, तो सियाल कहा जाता है क्रस्ट को। तो द अदर नेम ऑफ क्रस्ट इज सियाल, याद रखना, SiAl, और SiAl के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम है। सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में यहां पर मिलते हैं, लगभग हर जगह आपको सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिल जाएगा। दूसरी लेयर जो मेंटल है, 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 30 से 2900 किलोमीटर वाली, इसको हम सीमा भी कहते हैं, SIMA। और सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, यहां Mg नहीं लिखा गया, Ma ही यूज किया है, ठीक है। तो सीमा का मतलब क्या है, दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर, मिडल लेयर ऑफ द अर्थ, बीच वाली परत को कहते हैं सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। तो मेंटल के अंदर हमें अबेंडेंटली मिलता है, चारों तरफ खूब सारा विस्तारित रूप से फैला हुआ मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए उस परत को सीमा भी कहा जाता है। थर्ड जो इनर मोस्ट लेयर है कोर, दैट इज मोस्टली मेड ऑफ आयरन, ज्यादातर लोहे से बनी हुई है ये। और आयरन के जो ओर होते हैं, लोह अयस्क, वो होते हैं निकल और फेरस, निकल और फेरस। इसीलिए कोर परत को हम निफे नाम से भी जानते हैं। निफे का मतलब होता है निकल, निकल एक आयरन ओर होता है, लोह अयस्क होता है, कच्चा लोहा होता है। और जो फेरस या फेरियम होता है वो भी आयरन का ओर होता है, लोह का अयस्क होता है। तो इन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों जो परत हैं, ये जो परत है वो आयरन से ही ज्यादा बनी है, कोर, लोहे से। अब सोचो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, मतलब लगभग 6500, यानी 3500 किलोमीटर मोटा रेडियस, 3500 किलोमीटर मोटा जो परत है, रेडियस है, उसका जो सर्कल है वो ज्यादातर अर्थ का सबसे अंदर वाला सबसे भारी लेयर है, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला है, और लोहे का भरा हुआ है। तो अर्थ का सबसे ज्यादा वजन, सबसे ज्यादा हैवी अर्थ कहां से है, सेंटर से, कोर से सबसे ज्यादा हैवी है, सबसे ज्यादा मोटा परत भी वही है भाई। 2900 से स्टार्ट हो गया, लगभग 6371, मतलब 200 यहां हो गए, 100 यहां कम हो गए, तो मतलब लगभग 3500 मोटा हो गया ना,
3500 किलोमीटर की रेडियस हो गई 35, और पूरा ऐसे सर्कल, तो इतनी तो बाहर बची ही नहीं है, फिर वहां तो 29 से भी कम है, 29 है और यहाँ 35, तो ये वाला परत भी सबसे मोटा है। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये हुआ कोर, ये हुई 3 परतें। इसके बाद इंटरनल अर्थ में, हाँ एक चीज और, इनका डिवीजन किसने किया था, कहां से कौन सी लेयर है, ये डिवीजन किसने किया, तो ये डिवीजन 4 लोगों ने किया था भाई, याद रखना। हाँ ये रहा, मोहोविकिक थे जिन्होंने क्रस्ट और मेंटल को अलग किया 30 किलोमीटर पे, मोहोविकिक। इसके अलावा गुटेनबर्ग था जिसने मेंटल और कोर को अलग किया 5150 किलोमीटर पे। इसके अलावा जो रेपिटी है, रेपिटी ने अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग किया, और जो लेहमैन है उसने आउटर कोर और इनर कोर को अलग किया। चलिए मैं नोट करके दिखा देता हूं आपको। इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज, कंटिन्यूटीज यानी असांतत्यताएं, असांतत्यताएं, डिसकंटिन्यूटीज। अब डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी हो सकती हैं, डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी हो सकती हैं और कहां कहां पर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर थोड़ा सा थिक बना लेता हूं, मैं ये ले लेता हूं, ये कलर अच्छा लगेगा, चलो ठीक है। देखो, अगर ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर का एक बार है, ठीक है, अब इस बार को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो कितनी जगह पर ब्रेक करना चाहेंगे, हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे, एक तो यहां से 30 किलोमीटर पे, एक करना चाहेंगे 750 किलोमीटर पर, एक करना चाहेंगे 2900 किलोमीटर पे, और एक करना चाहेंगे 5150 किलोमीटर पर। यानी ये 4 डिसकंटिन्यूटीज हैं, 4 असांतत्यताएं हैं, राइट। तो किलोमीटर सबसे पहले नोट कर दूं, यहां पर है 30 किलोमीटर डेप्थ, 30 किलोमीटर की गहराई, यह है 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर की गहराई, फिर है ये 2900 किलोमीटर, यह है 2900 किलोमीटर डेप्थ, 2900 किलोमीटर की गहराई, और यह है 5150 किलोमीटर्स डेप्थ, और फिर ये सेंटर आ गया, वहां पर है सरफेस। कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, ये किसने बताया, ये बताया मोहोविकिक ने, मोहोविकिक। मोहोविकिक ने कौन कौन सा डिवीजन बताया, कौन कौन से विभाजन बताए, तो मोहोविकिक ने बताया भैया कि जहां पर अलग होते हैं, जहां पर अलग होते हैं क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल जहां पर अलग होते हैं उनका डिवीजन मोहोविकिक ने बताया, क्रस्ट और मेंटल जहां अलग होते हैं। इसके बाद में दूसरी जो डिसकंटिन्यूटी है वो 2900 किलोमीटर पे पता चली, और वो बताया गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने किसका डिवीजन बताया भाई, किस कौन कौन सी परतों को अलग किया, तो गुटेनबर्ग ने अलग किया 2900 किलोमीटर पर मेंटल और कोर, जहां अलग होते हैं मेंटल और कोर, इनका जो डिवीजन है वो बताया था गुटेनबर्ग ने, जो 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। इसके बाद में यहां पर हमें पता है 750 पे कौन कौन अलग हो रहा है, 750 पे अलग हो रहा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो रहे हैं 750 पे। तो 750 वाला जो विभाजन है वो किसने बताया था, 750 वाला ये बताया था रेपिटी ने। रेपिटी ने, ठीक है, मैं यहां नोट भी कर देता हूं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर बताया लेहमैन ने, लेहमैन ने इंफॉर्मेशन दी कि 5150 किलोमीटर पर आउटर कोर
एंड इनर कोर, इनका विभाजन होता है। और इसने कहा कि जो आउटर कोर है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, आउटर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, बाह्य कोर जो है वो ठोस अवस्था के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठोस अवस्था में नहीं है, राइट। चलो, ये हो गए अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। यहां पर कुछ बातें और याद रखने वाली हैं, और वो कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं कि हमारी अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली परत है क्रस्ट। क्रस्ट के कंपोनेंट कौन कौन है? क्रस्ट के अवयव, यानी हमारा क्रस्ट सबसे ज्यादा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो आप कहिए क्रस्ट में सबसे ज्यादा कंटेंट है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से बना हुआ है हमारा क्रस्ट, और वो भी कितना परसेंट? लगभग 42%। 42% हमारा आउटर मोस्ट लेयर जो है ऑक्सीजन का बना हुआ है, और दूसरे नंबर पर इसमें है सिलिका। सिलिका 2 नंबर पर है, फिर है एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर पर है आयरन। ये हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट के कंपोनेंट्स। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है, और सबसे उसका परसेंटेज लगभग कितना? तो 40% से भी ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सबसे बाहर वाली परत किस चीज की मिली बनी हुई है? वो बनी हुई है ऑक्सीजन की, राइट। लेकिन यहां पर हमें दूसरी चीज भी याद रखनी पड़ेगी, और वो दूसरी चीज ये है, बट द आयरन इज लार्जेस्ट component of whole earth composition। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि आपकी पूरी पृथ्वी की बनावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो अभी मैंने कहा था सबसे इनर मोस्ट लेयर जो आंतरिक परत है उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, घनत्व भी सबसे ज्यादा है, और वही जो परत है जो सबसे मोटी भी है, और उसमें ज्यादातर क्या है? आयरन, लोहा। तो संपूर्ण पृथ्वी की बनावट में सर्वाधिक योगदान लोहे का है, और वो भी कितना? 35%। 35% हमारी जो अर्थ है वो आयरन से मिलकर बनी हुई है, लोहे से मिलकर बनी हुई है, राइट। लोहे से 35% हमारी अर्थ का कंपोजिशन हो रखा है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ हैज हाईएस्ट डेंसिटी अमंग प्लैनेट्स। अर्थ हैज हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल प्लैनेट्स। ये चीज याद रखना, पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों से अधिक है। पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों से अधिक है। कितना? तो आप यहां नोट कर सकते हैं, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.52 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, राइट। पृथ्वी का
औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर एक क्यूब हम तोड़ते हैं, हमारी अर्थ की अगर हम एक क्यूब तोड़ें ऐसे, तो इस क्यूब के अंदर 5.5 ग्राम वजन होगा। 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम वेट होगा एक क्यूब के अंदर, अगर वो क्यूबिक सेंटीमीटर की है। लेकिन ये चीज भी हमें याद रखनी है कि हमारी जो अर्थ है उसमें डेंसिटी सभी जगह बराबर नहीं है। अगर हम बिल्कुल सेंटर वाली जगह की बात करें तो वहां पर 13 डेंसिटी हो जाती है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 13 हो जाती है वहां पर। और अगर हम सरफेस के आसपास की डेंसिटी की बात करें तो सरफेस के आसपास डेंसिटी है 2.8, 3 के आसपास, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ सरफेस से अंदर जाते जाते अर्थ की डेंसिटी, रॉक्स की डेंसिटी, घनत्व लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर चलते चले जाएंगे, अर्थ की रॉक्स की डेंसिटी, घनत्व लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। इसीलिए तो हम अर्थ के अंदर जा नहीं पा रहे हैं। जब हम कितनी ही कोशिश कर लें, हमारी अर्थ के अंदर हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 12 किलोमीटर जाके हमारी जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है। हमारी जो ताकत है, हमारे प्रयास हैं, वो सारे एंड हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं टिल द डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। क्योंकि 12 किलोमीटर की गहराई पर हमें चट्टान इतनी मजबूत मिलती है कि हम किसी भी चीज से उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। टूटेगी नहीं तो आगे जाएंगे कैसे? जा ही नहीं पाएंगे आगे की तरफ अगर वो ब्रेक नहीं होगी तो, राइट। तो ये था भाई हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हमारी पृथ्वी जो है अंदर से कैसी बनी हुई है, राइट। बहुत देर हो गई, लगभग 1.25 घंटे हो गए मुझे बोलते हुए। अब मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा। जो बाकी बचा हुआ एक टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और माउंटेन बिल्डिंग, उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा स्टार्टिंग में कर लेंगे। मैंने अर्थक्वेक कंप्लीट कर दिया और इंटरनल अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक वेव्स, ये सब कुछ तो कंप्लीट हो गया। बताइए फिर ओवर करें फिर आज की क्लास को, क्या कहना चाहते हो? और कौन कौन क्लास के साथ है अपना अपना नाम लिख दो जरा जल्दी से। सब लोग क्लास के साथ कौन कौन हो, कम से कम बाय या ओके जो भी लिखना चाहें आप। मैं क्लास को अब ओवर कर रहा हूं, राइट। हाँ जी, मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे आप सब लोगों की? मैसेज करो जरा। या सब लोग छोड़ छोड़ के भाग गए क्लास को कि चलो हो गया काम खत्म, चलते हैं अब। ठीक है, तुषार गोस्वामी क्लास के साथ हैं अभी, राइट। देवानंद भी हैं, ठीक है। दीपक भी हैं क्लास के साथ, ओके, राइट। और 2 लोग मैसेज कर रहे हैं, बाकी लोग टाइप करने में मुझे लगता है बहुत टाइम लग रहा है, उनकी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ मैं अगली क्लास के अंदर। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो वहाँ आकर पढ़ा दूंगा, और लॉकडाउन हुआ तो हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ यदु रमई भी हैं, यदु रमई, ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।